कैसे भी आप सभी लोग बढ़िया होंगे। उत्तराखंड में लेखपाल, बीडीओ और पटवारी के जो 416 पदों पर भर्ती आई हुई है, उसके संदर्भ में हमारे इस चैनल पर लगातार आपके लिए क्लासें उपलब्ध कराई जा रही हैं। उत्तराखंड की क्लासों का भी सिलसिला शुरू हो चुका है। रीजनिंग की क्लास भी आज या कल में आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी और जीएस की क्लास में लगातार आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। उसके अंतर्गत हम सबसे पहले राज्य व्यवस्था पर चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद जो हमारा अगला सब्जेक्ट होना है वो कंप्यूटर होना है। 5 नंबर का कंप्यूटर आता है, तो उस 5 नंबर के कंप्यूटर को हम कंप्लीट करेंगे। तो आप लोगों को छोटी सी एक जानकारी और देनी है कि भाई जो बच्चे हमारे इस कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, इस कोर्स को खरीदना चाहते हैं, तो वो हमारे इस चैनल में इसकी इंफॉर्मेशन भी डाली गई है। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। जल्द से जल्द नालंदा एजुकेशन नाम की जो हमारी ऐप है उसे आप वो डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करके हमारी इन क्लासों के साथ आप जुड़ सकते हैं। हमारे कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं। आज जो हमारी पॉलिटी की अगली क्लास है, ये क्लास थोड़ी सी बड़ी होने वाली है। इस क्लास के अंतर्गत जो हम आज चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा करेंगे साहब आपका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा पर। ये जो है ये अगर उपराष्ट्रपति को हटा दिया जाए तो ये सब तीनों के तीनों संसद का हिस्सा है। तो आज हमें बेसिकली संसद के ऊपर हल्की सी एक ब्रीफ जानकारी लेनी है। तो संसद है क्या, पहले इसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बेटा, अगर बात संसद की जाए तो संसद को आप तभी समझ सकते हैं जब आप पहले थोड़ी सी एक बेसिक बात इसकी समझें। तो बेटा देखिए, हमारा जो संविधान है वो संविधान 3 स्तंभों पर साहब आपका टिका हुआ है। पहला वाला जो स्तंभ है वो साहब आपका विधायिका है, दूसरा वाला जो स्तंभ है वो साहब आपका कार्यपालिका है और तीसरा वाला साहब आपका न्यायपालिका है। इनके पे ही हमारे संविधान की जिम्मेदारी है, यही संविधान को चला रहे हैं। वैसे आधुनिक समय में चौथा जो स्तंभ है वो मीडिया को भी माना जाता है, मगर मुख्य तौर पर 3 स्तंभों की चर्चा की गई है। स्तंभ का मतलब जिस पर कोई चीज टिकी हो। तो पहला वाला जो है वो साहब आपका विधायिका है। अगर विधायिका की बात की जाए तो विधायिका वह संस्था है जो संस्था साहब आपका कानून का निर्माण करेगी। तो मैं कह सकता हूं कि कानून बनाने वाली जो संस्था है उसे साहब आपका विधायिका कहा जाएगा, कानून का निर्माण। अब अगर ये कानून बना है तो इस कानून को कोई ना कोई लागू भी करेगा, तो कानून को जो लागू करने वाली संस्था होती है उस संस्था को साहब आपका कार्यपालिका कहा जाता है। तो ध्यान रखना, ये कानून को करेगी बेटा लागू करने वाली संस्था है। अगर अगली बात की जाए तो अगली संस्था साहब आपकी न्यायपालिका है। न्यायपालिका का जो काम है वो काम है साहब आपका कानून को संरक्षण देना, कानून को सुरक्षित करना, कानून को हमेशा कानून के अनुसार कार्य चले, कानून के अनुसार साहब आपका शासन चले। तो ये जिम्मेदारी साहब आपका न्यायपालिका के पास है। थोड़ा सा और इसका अगर डीप एनालाइज करें तो चित्र थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मगर एक बार इसको आप अपनी कॉपी में बनाएंगे तो आप इसको आसानी से समझ भी सकते हैं और आसानी से साहब इसको याद भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर विधायिका की बात करें तो बेटा हमारी जो 7वीं अनुसूची है उसमें बड़े स्पष्ट शब्दों में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति के बंटवारे पर चर्चा की गई है और एक 100 विषयों की एक लिस्ट जारी की गई है जिस पर साहब आपका केंद्र कानून बनाता है और 61 विषयों के लिए राज्य को अथॉरिटी दी गई है, जबकि कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों को अधिकार दिया गया है। अब ये जो केंद्र जो कानून बनाता है, केंद्र की ओर से कानून बनाने वाली जो विधायिका या संस्था है वो साहब आपकी संसद है और राज्य की ओर से कानून बनाने वाली विधायिका यानी कि जो संस्था है वो साहब आपका विधानमंडल है। आर्टिकल आपको याद करने, आर्टिकल पेपर में आ सकते हैं। संसद का वर्णन आर्टिकल नंबर 79 में दिया गया है। संसद 3 अंगों से मिलकर के बनी है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तीनों को याद करने का बड़ा अच्छा तरीका है। 79 में 1 जोड़ेंगे तो 80 राज्यसभा, 1 जोड़ेंगे तो 81 लोकसभा। राष्ट्रपति का जो वर्णन है वो आर्टिकल नंबर 52 में दिया गया है। विधानमंडल की बात करें तो विधानमंडल जो है वो साहब वैसे तो 3 स्तरीय व्यवस्था है, मगर ये 3 स्तर की जो व्यवस्था ये केवल और केवल 6 राज्यों में दी गई है। बाकी सब में साहब आपकी 2 स्तर की व्यवस्था की गई है। 6 राज्य कौन कौन से? पहला यूपी है, दूसरा महाराष्ट्र है, तीसरा बिहार, चौथा कर्नाटक, 5वां आंध्र प्रदेश और छठा जो है वो साहब आपका तेलंगाना है। बाकी जितने भी राज्य हैं सब में साहब आपका केवल और केवल विधान परिषद है। अगर बात की जाए राज्यपाल की तो राज्यपाल जैसे राष्ट्रपति केंद्र में काम करता है, संविधान की रक्षा करता है, संविधान का यह शासन प्रमुख माना जाता है, ऐसे राज्यों में शासन प्रमुख राज्यपाल को माना जाता है। अनुच्छेद याद करने का अच्छा तरीका, विधानमंडल का वर्णन आर्टिकल नंबर 168 में है और विधान परिषद की अगर बात करेंगे तो इसका वर्णन 169 में है। 1 जोड़ा तो 169 आ गया और विधान परिषद जो है विधान परिषद 169 में और विधानसभा जो है वो 170 में दी गई है। अच्छा, आपको एक और बात बता होनी चाहिए कि जो विधानसभा है वो भारत के 28 राज्यों में तो है ही,
साथ के साथ साहब हमारे 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर विधानसभा की व्यवस्था की गई है। एक जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर के अलावा दूसरा साहब आपका दिल्ली है और तीसरा साहब आपका पुदुचेरी है। तो 3 यूटी भी ऐसे हैं जो विधानसभा जिनमें स्थापित है। राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल का अनुच्छेद 153 दिया गया है। आज की क्लास में हमें ये जो पोर्शन संसद वाला है, इस संसद पर बड़ी डीप, बड़ी विस्तृत करके जानकारी करनी है, तो इस पर अभी हम बाद में आएंगे। पहले थोड़ा सा इधर की व्यवस्था को देख लें। अब ये जो कानून बनाया है, इस कानून को लागू कराएगी कार्यपालिका। केंद्र का जो कानून होता है उसको केंद्र की कार्यपालिका लागू करती है और राज्य का जो कानून होता है उसे राज्य की कार्यपालिका लागू करती है। केंद्र की कार्यपालिका में पहला व्यक्ति राष्ट्रपति है, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा प्रधानमंत्री व अन्य मंत्री और चौथा जो होगा वो साहब आपका महान्यायवादी होगा। ये 4 पदाधिकारी इसके अंदर शामिल होते हैं। प्रधानमंत्री मंत्री कई होंगे, वैसे हम एक मान के चल रहे हैं इकाई। तो याद करने का बड़ा अच्छा तरीका, आप 51 52 दे रखा है, इस 52 में आप 11 जोड़ेंगे तो साहब आपका 63 प्राप्त होगा और 63 में उपराष्ट्रपति के ऊपर चर्चा है। इस 63 में फिर से आप 11 जोड़ेंगे तो साहब आपका 74 प्राप्त होगा और इस 74 में साहब आपका प्रधानमंत्री व अन्य मंत्रियों पर चर्चा की गई है। अच्छा, प्रधानमंत्री से पहले 1 और 2 पदाधिकारी हैं, तो इस 74 में 2 जोड़ो तो 76 मिलेगा और 76 में जो चर्चा की गई है वो महान्यायवादी पर चर्चा की गई है। महान्यायवादी क्या होता है अभी हम इस पर आएंगे वापस। अब बात अगर राज्य की विधायिका की करें तो राज्य की विधायिका में पहला राज्यपाल है, राष्ट्रपति 52 में दिया है। इसमें आप 101 जोड़ दो तो साहब आपका 153 आ जाएगा। 153 में राज्यपाल पर चर्चा है। इसमें फिर से हमें 11 जोड़ना है, 11 जोड़ेंगे तो 164 आएगा और 164 में मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों पर चर्चा है और मुख्यमंत्री से पहले एक आदमी, तो एक और जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 165 और 165 में क्या दिया गया है साहब आपका महाधिवक्ता दिया गया है। जैसे केंद्र में महान्यायवादी, वही शक्ति वही अधिकार महाधिवक्ता के पास होते हैं राज्य के अंदर। ये भी एक विषय है, आप इसको ध्यान लें। अच्छा, अब बात करें न्यायपालिका की तो न्यायपालिका साहब आपकी 3 स्तर की है। पहले स्तर में साहब आपका 3 स्तर का मतलब 3 फ्लोर। पहला अधीनस्थ न्यायालय है, फिर उच्चतम उच्च न्यायालय, फिर साहब आपका उच्चतम न्यायालय है। इस अधीनस्थ न्यायालय को आप लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नाम से जानते होंगे। उच्च न्यायालय को साहब आपका हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता है और साहब आपका उच्चतम न्यायालय जो है उसको सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानते हैं। अगर कानूनी मामलों की बात की जाए तो कानूनी मामलों में सबसे पहले हमें अधीनस्थ न्यायालय में जाना पड़ेगा। अधीनस्थ न्यायालय से हम हाई कोर्ट जाएंगे और हाई कोर्ट से साहब आपका सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, तभी जाकर के साहब हमारी न्याय की व्यवस्था पूरी होगी। इसलिए न्यायपालिका को त्रिस्तरीय की संज्ञा दी गई है। आर्टिकल भी याद कर लेते हैं। उच्चतम न्यायालय साहब आपका 124 में है, इसको थोड़ा सा बिगाड़ो तो 214 बनेगा और 214 में क्या दिया है साहब आपका उच्च न्यायालय दिया है, यानी कि हाई कोर्ट दिया है और 233 में साहब आपका अधीनस्थ न्यायालय पर चर्चा की गई है। तो यहाँ से लगभग हमने एक व्यवस्था को समझ लिया और बहुत सारे आर्टिकल जो है वो आर्टिकल हमने पढ़ लिए। मैं समझता हूँ कि ये बात आपको समझ में आई होगी। अब अगर हमें अपने टॉपिक पर वापस लौटना है तो हमें इस संसद के बारे में या इस विधायिका के बारे में थोड़ा सा और कुछ समझना पड़ेगा। और विधायिका सबसे पहले हम केंद्र की पढ़ रहे हैं, राज्य की विधायिका पर हम कुछ समय के बाद आएंगे, आगे की क्लासों में वहां पर पहुंचेंगे। तो राज्य की अगर केंद्र की विधायिका की बात की जाए तो इसे संसद कहा गया है और इसका वर्णन साहब आपका भाग नंबर 5 में दिया गया है। भाग नंबर 5 में साहब इसका उल्लेख है और इसका जो वर्णन है वो साहब आपका 79 में है, मैंने आपको भी बताया। इसके 3 अंग हैं। 3 अंग में से पहला एक राज्यसभा है, दूसरा साहब आपका लोकसभा है और तीसरा वाला जो अंग है वो साहब आपका राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति तो मैं आपको पूरा ही बताने वाला हूं। अगर आपसे पेपर में पूछ ले कि बताइए कि संसद के कितने अंग, तो आप आंसर देंगे साहब इसके 3 अंग हैं। अगर ये पूछ ले कि कितने सदन हैं तो आप आंसर देंगे कि साहब 2 सदन हैं। एक सदन साहब आपका राज्यसभा और दूसरा लोकसभा। अच्छा, राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा को उच्च तथा स्थायी सदन माना जाता है। लोकसभा साहब आपका निम्न और अस्थायी सदन है। राज्यसभा की एक विशेषता कि राज्यसभा को किसी भी परिस्थिति में समाप्त नहीं किया जा सकता, परंतु अगर लोकसभा को चाहे तो लोकसभा को साहब आपका समाप्त किया जा सकता है। संसद में प्रस्ताव पारित करके लोकसभा को समाप्त कर सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर साहब इसे भंग भी किया जा सकता है। इसलिए लोकसभा को केंद्र का एक अस्थायी सदन की संज्ञा दी गई है, जबकि राज्यसभा कभी समाप्त नहीं होगी, कभी भंग नहीं होगी, तो इसलिए उस सदन की और स्थायी सदन की श्रेणी में आता है। अब अगर बात की जाए राज्यसभा और लोकसभा है क्या, तो बेसिकली बच्चों को पता ही नहीं चलता कि राज्यसभा लोकसभा होती क्या है।
बेसिकली बेटा ये दो होल हैं, एक होल को राज्यसभा कहते हैं, दूसरे होल को लोकसभा कहते हैं। और इन होल के अंदर आकर के कुछ पदाधिकारी बैठते हैं। तो जो पदाधिकारी राज्यसभा में बैठते हैं वो राज्यसभा के सांसद कहलाते हैं, जो पदाधिकारी लोकसभा में बैठते हैं बेटा वो लोकसभा के पदाधिकारी या लोकसभा के सांसद कहलाते हैं। अब जो राज्यसभा है, इस राज्यसभा में कितने सांसद होते हैं, कौन इनका चयन करता है, इसको जानना थोड़ा सा जरूरी है। तो ध्यान अगर रखें तो राज्यसभा में अधिकतम जो सदस्य हो सकते हैं वो साहब आपके 250 हो सकते हैं, मैक्सिमम 250 सदस्य हो सकते हैं। परंतु वर्तमान समय में राज्यसभा के अंदर 245 सदस्य हैं। और ये जो सदस्य हैं, ये सदस्य हैं विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, इन विधानसभा के सदस्यों के द्वारा साहब आपके निर्वाचित किए जाते हैं। अब ये जो निर्वाचित होते हैं विधायकों के द्वारा होते हैं। अच्छा, अगर इस अधिकतम सदस्यों की बात करें तो भाई अधिकतम जो सदस्य हो सकते हैं वो मनोनीत सदस्य, दो प्रकार से सदस्य हो सकते हैं, एक मनोनीत और एक निर्वाचित। मनोनीत का मतलब होता है कि बिना चुनाव के ही किसी को जिम्मेदारी देना, ये मनोनीत करना कहलाएगा। और चुनाव के माध्यम से किसी को जिम्मेदारी देना, ये सब आपका निर्वाचित करना कहलाता है। तो मनोनीत की बात करें तो राज्यसभा में 12 सदस्यों को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, जो कला साहित्य विज्ञान, कला साहित्य विज्ञान, सामाजिक सेवा, अन्य किसी क्षेत्र से हो सकती है, खेल भी इस कैटेगरी के अंतर्गत आता है। तो राष्ट्रपति उनको 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। और अधिकतम सदस्यों की बात करें तो 238 सदस्य अधिकतम निर्वाचित हो सकते हैं, परंतु वर्तमान समय में केवल और केवल 233 सदस्य जो है वो साहब आपके निर्वाचित हो रहे हैं। अगर इन निर्वाचित सदस्यों की बात की जाए तो निर्वाचित सदस्यों में जो राज्य हैं, इन राज्यों से जो साहब आपके सदस्य होते हैं वो साहब आपके 225 सदस्य हो रहे हैं निर्वाचित। और केंद्र शासित प्रदेश से कितने सदस्य हो रहे हैं साहब आपके 8 में से 3 सदस्य दिल्ली से हैं, एक पुदुचेरी से है और 4 सदस्य कहां से साहब आपके जम्मू कश्मीर से हैं। ये पॉइंट ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर थोड़ा सा इंपोर्टेंट है क्योंकि अभी यहाँ पर चुनाव हुए हैं, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात की जाए साहब आपका बड़े राज्यों की, तो बड़े राज्यों में से आपको यूपी का ध्यान रखना कि यूपी में 31 सदस्य हैं जो निर्वाचित किए जाते हैं विधायकों के द्वारा। और अगर बात करें महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र से 19 है, तमिलनाडु से 18 है, पश्चिम बंगाल से 16 है, बिहार से भी आप याद रखना कि बिहार से भी कितने हैं, 16 ही सदस्य हैं। और गुजरात से साहब आपके 11 सदस्य हैं। गुजरात थोड़ा सा इंपोर्टेंट इसलिए है क्योंकि गुजरात से हमारे प्रधानमंत्री आते हैं, उनका संबंध वहां से। तो ये सवाल आपका उत्तराखंड में पूछा गया है कि एक कूट आया था, उस कूट को मैच करने के लिए पूछा गया था। तो गुजरात के सदस्य आप 11 याद रखेंगे। अच्छा, अगर हमारे देश की बात की जाए तो हमारे देश को मुख्य तौर पर राज्यों के आधार पर 3 भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो बड़े राज्य हो गए, दूसरे साहब आपके पूर्वोत्तर के राज्य हो गए, और तीसरे साहब आपके छोटे राज्य हो गए। यूटी को हम बाहर रख रहे हैं अभी। छोटे राज्यों में बात की जाए तो 2 राज्यों पर चर्चा होती है, एक सिक्किम और एक गोवा। गोवा क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा राज्य है और सिक्किम जो है जनसंख्या में भारत का सबसे छोटा राज्य है। तो सिक्किम से राज्यसभा की सीटें 1 है और गोवा से भी राज्यसभा की सीटें कितनी है साहब आपकी 1 है। अब बात करें पूर्वोत्तर की तो पूर्वोत्तर में 7 राज्य हैं। इन 7 में से आपको ध्यान रखना कि असम के अंदर से साहब आपकी 7 सीटें हैं राज्यसभा की। बाकी जो जितने भी साहब आपके पूर्वोत्तर के राज्य बच गए उन सबसे राज्यसभा की 1-1 सीटें भरी जाती हैं। उत्तराखंड को आपको भूलना नहीं है, उत्तराखंड से साहब आपके 3 सदस्य राज्यसभा में आते हैं। ठीक है, 3 सदस्य साहब यहां से आते हैं। अब हम चलते हैं लोकसभा की ओर। तो लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। 552 में से वर्तमान समय में 543 है, 545 नहीं है। इसको स्लाइड में इसलिए आपको डाला गया है कि ये जो बेटा 2 मनोनीत सदस्य होते थे, अब इन मनोनीत सदस्यों को जो प्रावधान है वो साहब आपका हटा दिया गया है। असल में ये जो मनोनीत सदस्य थे आंग्ल भारतीय यानी कि एग्लो इंडियन होते थे। एग्लो इंडियन उसको कहा जाता था जिसके माता पिता में से कोई एक भारत का हो और कोई साहब आपका एक विदेशी हो, तो उसको एग्लो इंडियन कहते थे। अब धीरे धीरे इनकी संख्या हमारे देश से खत्म होती जा रही है, तो अब इस प्रावधान को 104वें संविधान संशोधन सन 2020 के तहत हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। अब केंद्र में जो 2 राज्य लोकसभा में होते थे और राज्यों में जो एक विधानसभा का सदस्य साहब आपका मनोनीत होता था, अब वो प्रावधान हमारे संविधान से खत्म हो चुका है। एक बात यहीं पर हाथ के हाथ आपको ध्यान रखनी है कि जो केंद्र में SC और ST के लिए आरक्षण की व्यवस्था थी, उस आरक्षण को भी 104वें संविधान संशोधन के तहत अगले 10 साल के लिए इंक्रीज कर दिया गया है। अगले 10 साल तक साहब उसको भी बढ़ा दिया गया है। अगले 10 साल तक उनके आरक्षण की व्यवस्था इससे बढ़ा दी गई है। अब बात करेंगे साहब कि जो 543 सदस्य हैं,
इनमें से राज्यों से कितने सदस्य आते हैं? तो राज्यों से साहब आपके 24 सदस्य आते हैं और यूटी से कितने आते हैं साहब आपके? 19 सदस्य आते हैं। मगर मैक्सिमम हो कितने सकते हैं साहब आपके? 20 हो सकते हैं। तो जरा देखें तो कौन कौन से कहां से हैं। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली से 7 है। जम्मू कश्मीर से साहब आपके सदस्यों की संख्या 5 है। एक और आपको ध्यान रखना है, उसका नाम है साहब आपका दादर है, नागर है, हवेली तथा दमन व दीव। पहले ये अलग अलग यूटी थे, मगर अब ये एक ही यूटी बना दिए गए हैं, ठीक है। तथा दमन व दीव अब ये एक ही यूटी बन चुके हैं। यहाँ से जो सीटें हैं या इन दोनों राज्यों की जो सीटें हैं वो साहब आपकी 2 सीटें रहने वाली हैं, और जो बाकी जो शेष यूटी बच गए वहां से जो सीटें रहेंगी वो कितनी रहेंगी साहब आपकी? एक एक सीटें रहेंगी। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। बाकी जगह से साहब आपकी एक एक लोकसभा की सीटें चुनी जाती हैं। अब बड़े राज्यों की ओर आए तो बड़े राज्यों में पहला आप देख लेंगे यूपी से 80 है, महाराष्ट्र से 48 है, पश्चिम बंगाल से 42 है, तमिलनाडु से साहब आपकी 39 39 सीटें हैं, ठीक है। पूर्वोत्तर की अगर बात करें तो पूर्वोत्तर में आप 3 राज्यों का नाम मत भूलना। यह है साहब आपका मेघमणि या मेघ त्रिमणि। मेघ त्रिमणि का मतलब क्या है? मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, ये 3 राज्य ऐसे जहां से 2-2 सीटें हैं, और बाकी शेष पूर्वोत्तर के जितने भी राज्य हो गए वहां से एक एक सीटें हैं। छोटे राज्यों की बात करें तो जनसंख्या में गोवा, क्षेत्रफल में गोवा सबसे छोटा है, तो यहाँ से 2 लोकसभा की सीटें हैं। और सिक्किम से साहब आपकी कितनी सीटें आएंगी? 1 सीटें आएंगी। और लोकसभा के जितने भी सदस्य जनता के द्वारा चुने जाते हैं, जनता इनको चुनती है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो साहब की 30 साल है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है 25 साल है। मतदान की न्यूनतम आयु 18 साल है। 18 साल में मतदान किया जा सकता है। तो ये हल्की सी थोड़ी सी ब्रीफ सी जानकारी है, ये आप जरा हल्का सा इसको ध्यान रखेंगे। अब जो बची कुछ चीजें हैं वो हम क्वेश्चन में समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन के माध्यम से इसको हम सोल्व करते हैं और अपनी इस क्लास को मैक्सिमम गेनफुल बनाते हैं, और ज्यादा से ज्यादा सवाल जो है हमारे पेपर में आए ऐसा हम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है साहब। अगर बात की जाए आगे अगर हम बात करेंगे तो जो बेटा हमारी क्लास का जो पहला सवाल है वो पहला सवाल क्या है? देखिए क्वेश्चन आज थोड़े से ज्यादा हो सकते हैं, मगर ज्यादा क्वेश्चन होंगे तभी हम कुछ ज्यादा जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि देखो टॉपिक बहुत बड़ा है। लंबे टॉपिक को क्वेश्चनों के माध्यम से ही समझा जा सकता है। एक हल्की फुल्की जानकारी मैंने आपको दी। तो बात करते हैं साहब आपके राज्यसभा के सदस्य हैं। ये उत्तराखंड में पूछ रहा था कि जो हमारा उत्तराखंड है, इस उत्तराखंड में वैसे तो सदस्यों की संख्या कितनी है साहब आपकी? 3 सदस्य हैं। उत्तराखंड में साहब आपके 3 सदस्य हैं, राज्यसभा के 3 सदस्य हैं। तो ये पूछ रहा 2020 में कौन कौन थे? तो इसका जो आंसर था वो साहब आपका सी है। चूंकि मैं बैक ईयर आपको बता रहा हूं तो बैक ईयर के अनुसार साहब आपके 3 सदस्य थे। अब बात अगर की जाए वर्तमान समय की, तो वर्तमान समय में आपको ध्यान रखना है कि उत्तराखंड में 3 सदस्य कौन कौन है। तो भैया 3 सदस्य जो हैं, इनमें से एक का नाम है साहब आपका महेंद्र भट्ट है। ध्यान रखना, एक सदस्य साहब आपके महेंद्र भट्ट है जो राज्यसभा में साहब आपके चुने गए हैं। एक और ध्यान रखना, इनका नाम है साहब आपका नरेश बंसल। नरेश बंसल साहब हैं। और तीसरे जो सदस्य इसके अंदर है वो महिला सदस्य हैं, इनका नाम है साहब आपका कल्पना सैनी। तो राज्यसभा से साहब आपके 3 सदस्य यहाँ पर चुने जा रहे हैं। बात अगर की जाए साहब आपकी लोकसभा की, तो आपको ध्यान रखना है कि लोकसभा में उत्तराखंड से साहब आपके 5 सदस्य आते हैं। उत्तराखंड से आपके 5 सदस्य आते हैं। अब ये जो 5 सदस्य हैं, इन 5 सदस्यों का नाम जो है वो आप हल्का सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, वो बेटा एक फोन आ गया था, चलिए कोई नहीं। अगर बात की जाए साहब आपका वर्तमान समय में, तो यहां से लोकसभा के सांसद कौन कौन है? देखिए साहब, लोकसभा के यहां से 5 क्षेत्र हैं। पहला एक क्षेत्र है साहब आपका टिहरी लोकसभा का क्षेत्र है। टिहरी लोकसभा का जो क्षेत्र है, यहाँ से जो साहब आपकी सांसद है, इनका नाम है साहब आपका माला। ये वहां की टिहरी की राज परिवार की महिला है, इनका नाम है माला राज्य लक्ष्मी शाह। ध्यान रखना, लक्ष्मी शाह।
तो एक क्षेत्र सो आपका हो गया साहब आपका टिहरी। यहाँ पर टिहरी में जो आपका पवार वंश था, उसी पवार वंश से साहब आपकी ये जुड़ी हुई है, इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे अगर बढ़े तो अगला जो क्षेत्र है वो साहब आपका गढ़वाल है। गढ़वाल से बड़ा धमाकेदार चुनाव हुआ था, तो यहाँ से जो चुनाव जीता था वो जीता है साहब आपका किसने, अनिल बलूनी साहब ने चुनाव जीता था, ये ध्यान रखना। अगली जो साहब आपकी सीट है वो है साहब आपकी अल्मोड़ा। अल्मोड़ा जो है ये एक रिजर्व सीट है, ये एसटी के लिए साहब आपकी रिजर्व सीट है। यहाँ से जो बने हैं साहब आपका, इनका नाम ध्यान रखेंगे, अजय टमटा साहब। तो अजय टमटा जो है ये यहाँ से हैं साहब आपके सांसद। एक और आप ध्यान रखेंगे, एक साहब आपका हरिद्वार है। हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार जो है ये साहब आपका यहाँ से त्रिवेंद्र सिंह रावत है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है वो यहाँ से लोकसभा के सांसद हैं। एक सीट और आपकी बस्ती है, वो कौन सी सीट बची साहब आपकी, वो बस्ती है साहब आपका नैनीताल। तो नैनीताल की अगर बात करेंगे तो नैनीताल की अगर बात की जाए तो नैनीताल लोकसभा से जो है इनका नाम है साहब आपका अजय भट्ट है, अजय भट्ट। ठीक है साहब, ये नाम आपको ध्यान रखना है हल्का सा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, एक बार जरा स्क्रीनशॉट ले लेना, ऐसे सवाल भी साहब आपके पेपर में पूछ ले जाते हैं। आगे बढ़े, अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला जो सवाल है वो सवाल क्या है, सवाल नंबर 2 है साहब हमारा कि वर्तमान समय में कितने सदस्य लोकसभा के लिए केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जा सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि वर्तमान समय में कितने चुने जा सकते हैं साहब आपके 20 है, मैक्सिमम 20 है। तो 20 सदस्य साहब आपके चुने जा सकते हैं, सकते पूछ रहा है ना, तो 20 होंगे। अब आगे अगर बढ़ेंगे तो बात अलग होगी। निर्वाचित भी मैंने आपको बता दिए। अगला सवाल क्या है, तीसरे नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन है संसद की दोनों सदनों की कार्रवाई में भाग ले सकता है। पहला है भारत का मुख्य न्यायाधीश, दूसरा होगा उपराष्ट्रपति, तीसरा हो गया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, चौथा हो गया महान्यायवादी। तो जो महान्यायवादी हैं यही साहब संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है। इसके पास अधिकार है कि संसद की दोनों सदनों की कार्रवाई में भाग ले सकता है। अब आपके दिमाग में आएगा कि भाई ये भाग ले क्यों सकता है। असल में हमारे देश का जो पहला विधि अधिकारी होता है वो साहब आपका महान्यायवादी होता है। असल में इसका जो मेन काम है वो मेन काम है भारत में कानून को तैयार करना। ये कानून तैयार करता है और कानून को तैयार करने के बाद ये संबंधित मंत्री को ही सौंपता है जो इसको सदन में पेश करने वाला है, और सदन में मंत्री के द्वारा इसको पेश कर दिया जाता है। अब चूंकि जब ये सदन के अंदर साहब आपका इसके द्वारा बनाया गया कानून सदन में पेश हो रहा है, तो इसके पारित होने के समय इसका सदन में उपस्थित होना जरूरी है, ताकि इसको पता चल सके कि कौन से हिस्से को हटाना है और क्या चीज उसमें ऐड करनी है। तो इसलिए संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है। परंतु आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल नंबर 88 की अगर बात करेंगे तो 88 के तहत ये साहब आपका भाग तो ले सकता है, परंतु आपको ध्यान रखना है कि ये मतदान नहीं कर सकता, ये संसद में साहब आपका वोट नहीं डाल सकता। अब मतदान का मतलब क्या है, मतदान का यहाँ पर अर्थ क्या है। देखिए साहब, कोई भी कानून सदन के अंदर 3 फेज से गुजरता है। पहले फेज में सबको फोटोकॉपी बांटी जाती है ताकि सांसद उसका डीप अध्ययन कर सके। फोटोकॉपी के बाद क्या होता है कि उस पर चर्चा की जाती है। अब जब उस प्रस्ताव पर चर्चा होती है तो चर्चा के बाद सदन के अंदर मतदान की व्यवस्था होती है, कितने लोग उसके पक्ष में कितने लोग उसके विपक्ष में हैं। जिस बहुमत की आवश्यकता उसी बहुमत के आधार पर यह मतदान होगा, और अगर ये प्रस्ताव पारित हो गया तो उस सदन से प्रस्ताव को पारित मान लिया जाएगा। अब यहाँ पर जो मतदान हो रहा है, इस मतदान के समय महान्यायवादी सदन में तो है परंतु वो मतदान नहीं कर सकता। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। एक बात और आपको महान्यायवादी से ध्यान रखनी है कि भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी तो है ही, साथ के साथ ये केंद्र सरकार का वकील होता है। ये केंद्र सरकार के पक्ष में साहब आपका देश की किसी भी अदालत में मुकदमा लड़ सकता है। एक बात और ध्यान रखनी कि महान्यायवादी किसी भी प्राइवेट व्यक्ति का मुकदमा नहीं लड़ सकता, किसी भी प्राइवेट व्यक्ति का मुकदमा लड़ सकता है, परंतु ये मुकदमा केंद्र सरकार के खिलाफ नहीं होना चाहिए। अगर ये केंद्र सरकार के खिलाफ मुकदमा तो ये मुकदमा नहीं पकड़ेगा। अच्छा, अगर बात की जाए वेतन की तो सरकार इसको कोई वेतन नहीं देती है, मगर इसको पारितोषिक दिया जाता है। जो केस लड़ता है ना उसका पारितोषिक इसको प्रदान कर देते हैं, मगर वेतन के लिए इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। महान्यायवादी की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करेगा। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता इसके पास होनी चाहिए, और इसको जब चाहे संसद जो है वो संकल्प पत्र के माध्यम से, या जैसे न्यायाधीशों को पद से हटाया जाता है उसी प्रक्रिया के माध्यम से पद से हटा भी सकती है। तो ये थे साहब आपके कौन, महान्यायवादी। ठीक है,
आगे बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल नंबर 4 क्या है? 4 नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति ऐसे हैं जो साहब आपके निर्दलीय तौर पर चुने गए थे? तो हमारे देश के जो पहले राष्ट्रपति थे उनका नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। और एक बात ध्यान रखना कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की एक विशेषता थी कि इनका जो कार्यकाल रहा वो सबसे लंबा कार्यकाल था। और ये हमारे देश के अंदर एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जो एक नहीं साहब आपका 2 बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। ये 2 बार राष्ट्रपति साहब आपके निर्वाचित हुए थे। एक बार 1950 में 2 साल के लिए इनको चुना भी गया था, मगर निर्वाचित तौर पर ये 2 बार राष्ट्रपति साहब आपके बने हैं। तो लगातार राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बात की जाए साहब आपका बीबी गिरी की, तो बीबी गिरी के समय में दूसरे चरण की मतगणना कराई गई है। दूसरे चरण की मतगणना का मतलब है कि एक बार मतदान जो था वो बराबरी पर खत्म हुआ या 50% का जो कोटा होता वो प्राप्त नहीं हुआ था, तो दूसरे चरण की मतगणना इनके लिए कराई गई। मतगणना बोलेंगे इसको, मतगणना कराई गई। अब बात की जाए अगर तीसरे राष्ट्रपति की, तो नीलम संजीवन रेड्डी हैं। यही वो व्यक्ति हैं जिनको साहब आपका निर्विरोध चुना गया था। तो निर्विरोध जो राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति हैं नीलम संजीवन रेड्डी है। निर्दलीय नहीं है बेटा, ये क्या होगा साहब आपका? निर्विरोध होगा। ठीक है, वैसे निर्दलीय भी हम कह सकते हैं। अगर जाकिर हुसैन की बात की जाए तो जो जाकिर हुसैन थे, ये जाकिर हुसैन की विशेषता थी कि हमारे देश के साहब आपके पहले मुस्लिम राष्ट्रपति हुआ करते थे। और अगर निर्दलीय की बात करें तो बीबी गिरी ने जो अपना चुनाव था वो साहब आपका निर्दलीय लड़ा था। ये ध्यान रखना, निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं। अच्छा, महिला राष्ट्रपति की बात करें तो हमारे देश की जो पहली महिला राष्ट्रपति हैं, जो महिला साहब आपकी दलित राष्ट्रपति की पहले बात कर लेते हैं या आदिवासी महिला की, तो इनका नाम साहब द्रौपदी मुर्मू है। ध्यान रखना, द्रौपदी मुर्मू हो गई। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये संथाल जनजाति से आती है, ये पॉइंट भी ध्यान रखना। एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि जब हमारे देश में मान लो कि राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उनके स्थान पर जो है वो उपराष्ट्रपति जो है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति की तरह काम करते हैं। और कार्यवाहक राष्ट्रपति का भी अगर पद खाली हो तो ऐसे समय में जो ऐसा समय रहेगा, इस ऐसे समय में जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उन्हें राष्ट्रपति के लिए आमंत्रित किया जाता है। तो आपको मोहम्मद हिदायतुल्लाह का नाम ध्यान रखना है। ये मोहम्मद हिदायतुल्लाह सुप्रीम कोर्ट के एकमात्र ऐसे मुख्य न्यायाधीश रहे हैं जो कार्यवाहक राष्ट्रपति की तरह भी साहब आपका काम करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट काफी इंपोर्टेंट था। आगे अगर बढ़े तो अगले सवाल पर हम पहुंचे, तो अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा? तो बेटा संयुक्त बैठक की अगर बात की जाए तो संयुक्त बैठक का जो उल्लेख किया गया है वो उल्लेख किया गया है साहब आपका आर्टिकल नंबर 108 में। 108 में संयुक्त बैठक दी गई है। अब सवाल आता है कि संयुक्त बैठक होती क्या है? देखिए साहब, कोई भी प्रस्ताव सदन को पारित करने के लिए अधिकतम 6 माह का समय दिया जाता है। अब 6 माह से अगर एक प्रस्ताव पारित हो गया किसी भी एक सदन से, मान लेते हैं कि ये प्रस्ताव साहब आपका लोकसभा से पारित हो गया। अब जब ये प्रस्ताव लोकसभा से पारित हुआ तो अब इस प्रस्ताव को राज्यसभा से भी पारित होना है, परंतु राज्यसभा इसको पारित नहीं कर रही है। 6 माह का समय दिया था, 6 माह में पारित नहीं हो रहा। तो ऐसे समय में अगर भारत का राष्ट्रपति चाहे तो वो दोनों सदनों की एक साथ बैठक बुला सकता है। ये जो दोनों सदनों की एक साथ बैठक बुलाई जाएगी, इसी बैठक को साहब आपका संयुक्त बैठक कहा जाएगा। तो ये जो संयुक्त बैठक है, इसका जो आयोजन है वो आयोजन लोकसभा वाले रूम में किया जाता है। जहां लोकसभा वाला हॉल है वहां पर इस बैठक का साहब आपका आयोजन करते हैं। साथ के साथ आपको ध्यान रखना कि इस बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाएगी। अगर अध्यक्ष किसी कारण से अनुपस्थित है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करेगा, और उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित है तो राज्यसभा का उपसभापति इसकी अध्यक्षता करता है। सभापति कभी भी इसकी अध्यक्षता नहीं करेगा। इस संयुक्त बैठक के दौरान हमेशा आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है कि चूंकि लोकसभा में सदस्यों की संख्या ज्यादा होती है तो इस संयुक्त बैठक के दौरान लोकसभा ज्यादा पावरफुल होती है राज्यसभा की तुलना में। राज्यसभा थोड़ी सी कम पावरफुल है क्योंकि संख्या इसमें उनकी कम हो जाती है। अभी तक 3 बार संयुक्त बैठक साहब आपकी बुलाई गई है। ठीक है, पहली बार बुलाई गई थी दहेज प्रतिषेध विधेयक पर, दूसरी बार बैंकिंग अधिनियम पर बुलाई गई थी, और तीसरी बार संयुक्त बैठक का आयोजन जो हुआ था वो आतंकवाद निवारण अधिनियम पर हुआ था 2002 में। तो ये 3 बार संयुक्त बैठक साहब आपकी आज तक बुलाई गई है। तो हम ध्यान रखेंगे इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगले पॉइंट पर चलते हैं।
अच्छा, एक और बात ध्यान रखना, राज्यों में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। राज्यों में होगा कैसे, क्योंकि 6 ही राज्य ऐसे हैं जिसमें 2 सदन है, बाकी सब में तो एक ही सदन है, तो इसकी व्यवस्था यहाँ पर कैसे होगी। तो राज्यों के अंदर व्यवस्था नहीं है, मगर केंद्र में साहब आपकी संयुक्त बैठक की व्यवस्था है। अगला सवाल है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। देखिए, वैसे राज्यपाल की नियुक्ति नहीं की जाती, राज्यपाल को मनोनीत करते हैं एक प्रकार से, क्योंकि नियुक्ति के लिए तो एक प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया यहाँ पर है नहीं। तो इसको जो मनोनीत करता है वो कौन करता है साहब, आपका राष्ट्रपति करता है। मगर ध्यान रखना कि राष्ट्रपति इसको जो मनोनीत करेगा वो करता है साहब आपका प्रधानमंत्री की सलाह पर। जैसे जैसे प्रधानमंत्री सलाह देगा उसको ही साहब आपका राष्ट्रपति राज्यपाल बनाएगा। राज्यपाल बनने के लिए अगर मिनिमम एज की बात करेंगे तो मिनिमम एज जो इसके लिए निर्धारित की गई वो 35 साल है। मैक्सिमम आयु आपको ध्यान रखना, मैक्सिमम आयु फिक्स नहीं है भैया, मिनिमम आयु है, मैक्सिमम तो अनलिमिटेड है। अच्छा, कार्यकाल की अगर बात करें तो वैसे इसका कार्यकाल फिक्स तो है नहीं, वो राज्यपाल की राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार है, राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार वैसे, मगर अधिकतम जो रह सकता है वो मैक्सिमम 5 साल के लिए रह सकता है। ठीक है। वेतन की अगर बात करेंगे तो इसका जो वेतन है वो राज्य की संचित निधि से जाएगा, राज्य की जो संचित निधि यहाँ से वेतन जाएगा। ठीक है। मगर अगर पेंशन की बात करेंगे तो इसको जो पेंशन की व्यवस्था होगी वो पेंशन जो दी जाएगी वो दी जाएगी साहब आपका केंद्र की संचित निधि से। अब क्यों दी जाएगी, उसके पीछे रीजन है, क्योंकि अगर एक व्यक्ति राष्ट्रपति है तो वो एक से अधिक राज्यों का राष्ट्रपति बन सकता है। जैसे सपोज करिए कि उत्तराखंड में राज्यपाल का जो पद है, उत्तराखंड में राज्यपाल का पद रिक्त है, तो ऐसे समय में यूपी के राज्यपाल को उत्तराखंड के राज्यपाल की जिम्मेदारी दी जा सकती है, तो अतिरिक्त प्रभार इनको मिल जाएगा। अब जब मान लो कि राज्यपाल रिटायर्ड होगा तो समस्या आएगी कि भाई कौन सा राज्य इसको पेंशन दे, तो इसलिए व्यवस्था ये सेट कर दी गई कि भाई पेंशन तो केंद्र देगा, मगर इसको वेतन जो है वो राज्य की संचित निधि से जाएगा। अगर एक राज्यपाल 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल है तो इसकी जो सैलरी होगी वो उन राज्यों के बीच में डिवाइड कर दी जाएगी, वो बांट दी जाएगी। ठीक है। राज्यपाल का जो मेन काम है वो राज्य की संवैधानिक स्थिति को सुधारना है और ये देखना है कि भाई संविधान के अनुसार काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर काम संविधान के अनुसार ना हो तो ऐसे समय में राष्ट्रपति से सिफारिश करेगा कि राज्य के अंदर अनुच्छेद 356 का प्रयोग करके राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर दी जाए और जो कानून बनाने की शक्ति है वो केंद्र अपने पास ले ले। तो ऐसे समय में राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति वहां पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। और पहली महिला राज्यपाल का नाम ध्यान रखना है, सरोजिनी नायडू है, जो साहब आपकी यूपी की राज्यपाल रही थी, और साथ के साथ वर्तमान समय में गुरमीत सिंह जो है वो साहब आपके उत्तराखंड के राज्यपाल हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से संसदीय शासन प्रणाली का कौन सा गुण नहीं है। तो संसदीय शासन प्रणाली का साहब कौन सा गुण नहीं है, उत्तरदायी सरकार। हाँ बिल्कुल उत्तरदायी सरकार है, जवाबदेही है भैया। अच्छा, तानाशाही कब है, मंत्री की तानाशाही कब है, ये तानाशाही तो होगी नहीं, तो यही गुण नहीं है। कार्यपालिका तथा विधायिका में सहयोग, हाँ दोनों एक दूसरे का सहयोग करते हैं। लचीली सरकार, हाँ सरकार भी लचीली है क्योंकि वह ऐसे कानून भी बनाती है जो बहुत ज्यादा सॉफ्ट माने जाते हैं, जनता की भलाई के लिए साहब आपके कानून होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि लचीली सरकार भी है। मगर तानाशाही का जो भय है वो साहब आपका बिल्कुल भी सदन के अंदर साहब आपका उपस्थित नहीं है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है कि साहब भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो मैं आपको अभी बता ही रहा था कि जो राष्ट्रपति शासन है वो राष्ट्रपति शासन लगेगा साहब आपका अनुच्छेद 356 के तहत। और अगर बात की जाए किसकी, अनुच्छेद 360 भी यहाँ पर दिया है, तो 360 में जो लगेगा वो साहब आपका वित्त आपातकाल लगता है। ये ध्यान रखना, वित्त आपातकाल की घोषणा जो होगी वो 360 में होगी। और आर्टिकल 352 की बात करेंगे तो 352 में जो है वो साहब आपका राष्ट्रीय आपातकाल दिया गया है। आज वो मतलब इस टॉपिक में हम इस पर चर्चा करते हैं साहब किस पर, राष्ट्रपति शासन पर चर्चा करते हैं। देखिए साहब, राष्ट्रपति शासन की अगर बात की जाए तो इस राष्ट्रपति शासन के दौरान होता क्या है, जो साहब हमारी विधानसभाएं हैं इन विधानसभा को भंग कर दिया जाता है। विधानसभा भंग हो जाएगी और जब भी विधानसभा भंग होगी तो जो हमारे राज्य सूची के विषय हैं, इन राज्य सूची के विषयों पर जो कानून बनेगा वो कानून साहब आपका संसद के द्वारा बनाया जाएगा। संसद इन विषयों पर साहब आपका कानून बनाती है। एक पॉइंट और ध्यान रखना, सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट है,
आर्टिकल नंबर 249 बड़ी इंपॉर्टेंट है। 249 में ये कहा गया है कि अगर कभी भी राज्य सूची के विषयों पर कानून संसद को बनाना हो तो ये कानून बनाने की जो प्रक्रिया है, ये जो प्रक्रिया साहब आपकी प्रारंभ होगी, ये प्रक्रिया केवल और केवल साहब आपका राज्यसभा से प्रारंभ होगी। राज्यसभा से इसलिए प्रारंभ होती है, राज्यसभा से प्रारंभ होने के पीछे कारण है, वो कारण ये है कि राज्यसभा के जो सदस्य विधायकों के द्वारा चुने जाते हैं और विधायक विधानसभा के सदस्य हैं। तो जो काम विधायक नहीं कर सकते वो विधायक के प्रतिनिधि करेंगे, और विधायकों के प्रतिनिधि कौन होते हैं साहब? आपके राज्यसभा के सांसद होते हैं। एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि सबसे ज्यादा बार जो राष्ट्रपति शासन है वो साहब आपका मणिपुर में लग गया है। वर्तमान समय में यहाँ पर राष्ट्रपति शासन साहब आपका लगा हुआ है। यूपी की बात करें तो यूपी में भी साहब आपका 10 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। अब बात करेंगे साहब आपके उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में केवल एक बार साहब आपका राष्ट्रपति शासन लगा था। तो ये आपको कमेंट करके बताना है कि उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कब लगा था, कौन से वर्ष में लगा है, ये आप कमेंट करके साहब आप जरूर बताएंगे। ठीक है, बस इस सवाल को आप यहीं पे ध्यान रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर बढ़ेंगे तो अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? तो भारतीय संसद 3 चीजों से मिलकर के बनी है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तीनों से मिलकर के साहब आपका संसद का निर्माण होता है। पॉइंट ध्यान रखना, बहुत जबरदस्त सवाल है, अक्सर पेपर में आता है। 10वें नंबर का सवाल है कि राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र किसको संबोधित करते हुए देता है? तो राष्ट्रपति अपने पद से जो त्यागपत्र देगा, ये त्यागपत्र जो देगा वो साहब आपका उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए देता है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, अगर बात की जाए प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र साहब आपका राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए देगा। उपराष्ट्रपति की बात की जाए तो उपराष्ट्रपति भी अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए देगा। अच्छा, अगर स्पीकर की बात की जाए इनके लोकसभा के अध्यक्ष की, तो ये जो है ये अपना त्यागपत्र देगा लोकसभा के उपाध्यक्ष को संबोधित करते हुए। एक बात और ध्यान रखेंगे, अगर मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो ये भी अपने पद से त्यागपत्र जो देगा वो भारत के राष्ट्रपति को ही संबोधित करते हुए देता है। तो ये कुछ त्यागपत्र की बातें हैं, आपको ध्यान रखनी है। जैसे एक और बात मैं आपको बता दूं कि महान्यायवादी की अगर बात कर लो तो महान्यायवादी भी जो अपना त्यागपत्र देगा वो किसको सौंपता है साहब? आपका राष्ट्रपति को देता है। अगर कोई कैबिनेट मंत्री की बात करेंगे तो कैबिनेट मंत्री भी त्यागपत्र किसको सौंपेगा साहब? आपका राष्ट्रपति को ही सौंपता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। एक बात और आपको ये यहाँ पर ध्यान रखनी है, वो ये ध्यान रखनी है कि भाई न्यूनतम आयु का कॉन्सेप्ट क्या है। न्यूनतम आयु अक्सर पेपर में आती है, तो एक एक करके जरा इनको थोड़ा सा दिमाग में बैठाओ। अगर बात की जाए राष्ट्रपति की, राष्ट्रपति हो या फिर साहब हमारे देश में उपराष्ट्रपति हो या फिर साहब हमारे देश के राज्यों के अंदर राज्यपाल हो, तो इनके बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो साहब आपकी 35 वर्ष निर्धारित की गई है। अच्छा, बात की जाए राज्यसभा की और साथ के साथ विधान परिषद की, तो इनके जो मेंबर होंगे, इनके जो सदस्य हैं, इनके लिए जो आयु निर्धारित की गई है वो की गई है बेटा 30 वर्ष। कई बार बड़े हल्के हल्के सवाल गलत होते हैं। लोकसभा की बात करें और विधानसभा की बात करें तो इनका सदस्य बनने के लिए जो आयु निर्धारित की गई है वो की गई है साहब आपका 25 साल। इनके लिए साहब संख्या आयु जो है वो आयु साहब आपकी 25 साल निर्धारित की गई है। ये पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है। बाकी जितने भी साहब आपके ये केंद्र के पदाधिकारी हो गए जैसे महान्यायवादी, तो इनके लिए न्यूनतम आयु फिक्स नहीं है, मैक्सिमम आयु साहब आपकी निर्धारित है। अगला सवाल क्या है? अगला 11वें नंबर का सवाल है कि साहब लोकसभा में मान्यता प्राप्त विपक्षी दल होने के लिए कुल कितनी सीटें या कितने प्रतिशत सीटें साहब आपका होना जरूरी है? तो अगर लोकसभा में देखिए साहब, किसी भी सदन के अंदर 2 प्रकार की व्यवस्था है, एक सत्ता पक्ष कहलाता है, एक साहब आपका विपक्ष कहलाता है। अब जिस पार्टी की सरकार है उसके सहयोगी दल और वो पार्टी तो सत्ता दल के अंतर्गत आएगी, और जिस दल की सरकार नहीं है बाकी या उसका कोई सहयोगी दल नहीं है तो बाकी जितने भी दल हैं वो विपक्षी दल की श्रेणी में आते हैं। तो जो सबसे बड़ा विपक्षी दल होता है, यदि वो लोकसभा की कुल सीटों का 1/10 प्राप्त कर ले, या मैं कह दूं कि साहब आपका कि लोकसभा की जो कुल सीटें हैं इन कुल सीटों का 1/10 प्राप्त कर ले, 1/10 प्राप्त कर ले, या फिर हम कह सकते हैं साहब आपका 10% प्राप्त कर ले, तो ऐसा जो दल होगा उस दल के नेता को साहब आपका विपक्ष का नेता कहा जाएगा। अब ये जो विपक्ष का नेता होता है इसकी एक विशेषता होती है,
वो ये होती है कि इसको सारे वो अधिकार शक्ति प्राप्त होते हैं जो एक कैबिनेट मंत्री को प्राप्त होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पद होता है। अच्छा, वर्तमान समय में बात करें तो वर्तमान समय में जो साहब वर्तमान समय की अगर बात की जाए तो विपक्ष के जो नेता हैं इनका नाम आपको ध्यान रखना है। इनका नाम साहब आपका राहुल गांधी है। तो राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं लोकसभा के अंदर। ठीक है साहब। अगर मैं बात कर लूं यहीं पर हाथ के हाथ राज्यसभा की, तो राज्यसभा में जो साहब आपके इस समय पर विपक्ष के नेता हैं या इन्हें साहब आपका नेता प्रतिपक्ष भी कहा जाता है, तो ये है साहब आपके मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे, ध्यान रखना। तो ये आगे मल्लिकार्जुन खड़गे। एक पॉइंट हाथ के हाथ हम ध्यान वो रखेंगे कि अगर बात की जाए साहब आपके पक्ष के नेता की, यानी कि लोकसभा में तो ये हो गए, तो यहाँ पर साहब आपके सदन के नेता कौन है। तो सदन के नेता की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री जिस सदन का सदस्य होगा वहां पर वो सदन का नेता होता है। तो इस समय पर सदन के नेता यहाँ पर नरेंद्र मोदी है। और राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में इन्हें साहब आपका नेता पक्ष कहा जाता है। और यहाँ पर जो नेता पक्ष हैं इनका नाम है साहब आपका जेपी नड्डा, जो बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं। तो ये साहब आपके राज्यसभा में इस समय पर जो है वो साहब आपके नेता पक्ष हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। एक बात और ध्यान रखो हाथ के हाथ एक पॉइंट और क्या याद रखेंगे कि अगर बात की जाए लोकसभा की, तो लोकसभा के जो स्पीकर है इनका नाम सबको पता ही है। इनका नाम है ओम बिरला। ओम बिरला जो है स्पीकर है इस समय पर, ध्यान रखना। एक बात और ध्यान रखना, जो पहले स्पीकर माने जाते हैं, पहले जो स्पीकर हैं इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। लोकसभा के जो पहले स्पीकर माने जाते हैं इनका नाम भी ध्यान रखेंगे, अभी आते हैं इस पर। अच्छा, अगर इस समय पर राज्यसभा के सभापति की बात की जाए तो इनका नाम है साहब आपका जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ जो है वो वर्तमान समय में साहब राज्यसभा के सभापति हैं, क्योंकि हमारे देश का जो उपराष्ट्रपति होता है वही साहब यहीं का वो माना जाता है, यहीं का राज्यसभा का सभापति माना जाता है। तो ये पॉइंट साहब आपको जरा हल्का सा ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल की ओर अगर चले तो अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो अगला सवाल क्या है, 12वें नंबर के सवाल पर आए। तो 12वें नंबर के सवाल पर हम पूछे तो 12वां सवाल क्या होगा। 12वां सवाल है कि संसदीय सरकार जिस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो संसदीय सरकार जिस सिद्धांत पर साहब आपका कार्य करती है तो वो है क्या। तो वो है शक्तियों का विभाजन। ठीक है। अगला है अंकुश एवं संतुलन। अगला विधायिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध। न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण, ये तो होगा ही नहीं, होगा तो अनुच्छेद 50 का उल्लंघन होगा। शक्तियों का विभाजन तो है मगर संसदीय सरकार के अंतर्गत ये नहीं देखने को मिलेगा। अंकुश तो लगना ही नहीं है, तो आंसर क्या होगा इसका, सी होगा। यानी कि विधायिका और कार्यपालिका में जो घनिष्ठ संबंध होता है उसी के आधार पर हमारे देश की जो संसदीय सरकार है वो साहब आपका काम करती है। अगले सवाल की ओर जाएं तो अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में अगर विवाद का निपटारा होता है तो ये निपटारा कौन करता है। तो ये निपटारा जो है ये साहब आपका सर्वोच्च न्यायालय में किया जाता है। पॉइंट ध्यान रखना, सर्वोच्च न्यायालय में निपटारा होता है। साथ के साथ आपको ध्यान रखना है कि अगर उपराष्ट्रपति है तो उपराष्ट्रपति के विवाद का निपटारा भी कहां पर होगा साहब आपका, सुप्रीम कोर्ट में ही किया जाएगा। निर्वाचन आयोग की अगर बात करें तो निर्वाचन आयोग जो है वो चुनाव के संबंधी विवादों को निपटाता है। मगर ये विवाद किस किस के निपटा सकता है। मान लो कि कोई राजनीतिक दल है, इस पार्टी के नाम को लेकर के विवाद है, या फिर साहब आपका पार्टी के चुनाव चिन्ह को लेकर के विवाद है, चुनाव चिन्ह को लेकर के विवाद है, या फिर साहब आपका कोई खर्च का विवाद है, खर्च का विवाद है, या फिर साहब आपका आचार संहिता का उल्लंघन है। तो अगर ऐसा कोई भी है, कोई भी साहब आपका प्रावधान है, तो इस प्रावधान का जो निपटारा है वो निपटारा कौन करता है साहब आपका, निर्वाचन आयोग करता है। निर्वाचन आयोग जो है केंद्र राष्ट्रीय स्तर के दल और राज्य स्तर के दल जो होते हैं इनको भी साहब आपका मान्यता प्रदान करता है। ये पॉइंट भी आप इससे ध्यान रखें। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या है भाई, अगला सवाल है कि साहब भारत में राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत कौन करता है। तो अभी मैंने आपको बताया था ये राष्ट्रपति है। और आर्टिकल की अगर बात करेंगे तो आर्टिकल नंबर 80 का सेकंड भाग है जिसके तहत राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था की गई है। 15वां सवाल क्या कहता है, 15वां सवाल है साहब आपका कि राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं। तो भी बताया आपको 12 सदस्य राज्यसभा में साहब आपके मनोनीत होंगे।
अगला सवाल है कि भारत के उपराष्ट्रपति को इनके द्वारा चुना जा सकता है। हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है। इस सवाल पर थोड़ा सा हमें डीप एनालाइज करना है। देखिए भाई, अगर बात करेंगे हम पहले राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति को किन के द्वारा चुना जाएगा? तो राष्ट्रपति को जो चुनते हैं वो सब आपके राज्यसभा प्लस लोकसभा प्लस विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य जो हैं वो सब आपके इनको राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। इस विधानसभा में आपको ध्यान रखना है कि दिल्ली और पुदुचेरी के सदस्य भी सब आपके शामिल हैं। अब चूंकि जम्मू कश्मीर में अभी कुछ दिन पहले विधानसभा के चुनाव हुए, तो अभी तो खैर इस प्रावधान के अंतर्गत इनको नहीं रखा गया। भविष्य में जब राष्ट्रपति के चुनाव होंगे तो इसमें कुछ थोड़ा सा संशोधन होगा, तो इसको शामिल कर लेंगे। मगर 70वां संविधान संशोधन जो है वो दिल्ली और पुदुचेरी से जुड़ा हुआ है कि इनके सदस्य भी शामिल होंगे। वैसे जम्मू कश्मीर के भी होंगे, मगर अभी कोई संवैधानिक प्रावधान इसके अंदर नहीं डाला गया। एक पॉइंट और आपको ध्यान रखना है कि अगर बात करेंगे राज्यसभा और लोकसभा और विधानसभा, वैसा भी इनमें मनोनीत सदस्य तो होते नहीं, फिर भी लिख देते हैं कि जो मनोनीत सदस्य हैं, ये मनोनीत सदस्य साहब आपके चुनाव में भाग नहीं लेंगे। साथ के साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो विधान परिषद है ये केवल साहब आपके 6 राज्यों में है, तो 6 राज्यों में होने के कारण इसके जो सदस्य हैं ये भी साहब आपके राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। केवल भाग जो लेते हैं वो ये वाले राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अब बात की जाए किसकी साहब, बात की जाए उपराष्ट्रपति की, तो उपराष्ट्रपति की अगर बात करेंगे तो उपराष्ट्रपति के जो चुनाव है, इस चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेंगे। सभी सदस्यों का अर्थ है यहाँ पर चाहे वो सदस्य साहब आपका निर्वाचित हो और चाहे वो सदस्य साहब आपका मनोनीत हो, दोनों प्रकार के सदस्यों को साहब इसके अंतर्गत रखा गया है। ये साहब आपका दोनों मतदान करेंगे। मतदान की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को एकल संक्रमणीय विधि कहा जाता है। दोनों एकल संक्रमणीय विधि से ही चुने जाते हैं, एकल संक्रमणीय। एक और बात ध्यान रखना कि इसमें समानुपात का भी आधार रखा गया है, तो समानुपातिक विधि का प्रयोग करके इनको साहब आपका चुना जाता है। अच्छा, वोट की अगर मैं बात करूंगा तो मतदान जो है वो मतदान ज्यादातर तो देश की राजधानी दिल्ली में होगा, और अगर किसी कारण से वहां पर सांसद नहीं पहुंच सकते, विधायक नहीं पहुंच सकते, तो राज्यों की जो राजधानी होती है वहां पर भी मतदान की व्यवस्था की जाती है। तो इस सवाल का अगर आंसर देखें तो आंसर होगा साहब दोनों सदनों के सभी सदस्य जो हैं वो साहब इसमें भाग लेते हैं, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट होगा। इस पॉइंट को आप हल्का सा जरा ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़े, 17वें नंबर के सवाल पर चलते हैं। 17वें नंबर का सवाल क्या है? 17वां सवाल है कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो राज्यसभा में अधिकतम जो सदस्य हो सकते हैं तो सकते हैं साहब आपके 250, मगर वर्तमान समय में कितने हैं? तो वर्तमान समय में 245 सदस्य साहब आपके हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अपने पद से त्याग पत्र दे दें तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के तौर पर कार्य कौन करेगा? तो मैंने आपको बताया वो कौन काम करेगा। सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वह ऐसे समय में साहब आपका काम करेगा कार्यभाग राष्ट्रपति की तरह। कार्यभाग राष्ट्रपति का कार्यकाल अगर माने तो मैक्सिमम 6 माह का हो सकता है। 6 माह का इसलिए हो सकता है क्योंकि भाई 6 माह के भीतर राष्ट्रपति का दोबारा चुनाव करवाना अनिवार्य है। अच्छा, ये सवाल था जो अभी हम चर्चा कर रहे थे कि भाई लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो पहले अध्यक्ष का नाम ध्यान रखना, क्या नाम था इनका? जीबी मावलंकर जो थे वो लोकसभा के साहब आपके पहले अध्यक्ष थे। ये पॉइंट ध्यान रखना। पहले अध्यक्ष कौन थे? जीबी मावलंकर। वर्तमान में ओम बिरला साहब हैं। अच्छा, लोकसभा में स्पीकर का वोट कहलाता है। देखिए बेटा, स्पीकर का जो वोट है वो प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, ध्वनि या फिर साहब आपका कास्टिंग वोट, तो ये कास्टिंग वोट की श्रेणी में आ जाएगा, निर्णायक वोट की श्रेणी में आता है। असल में होता क्या है कि जब मैंने आपको बताया ना कि जब मतदान की स्थिति आती है सदन के अंदर और दोनों के वोट बराबर हो जाए, तो ऐसे समय में फाइनल और निर्णायक वोट किसका माना जाएगा? वो माना जाएगा साहब आपका लोकसभा के अध्यक्ष का। ये इसका निर्णायक वोट की श्रेणी में आएगा। अगले सवाल की ओर चलें। अगला सवाल क्या है? अगला है कि यदि राष्ट्रपति का पद किन्हीं कारण से रिक्त हो जाए तो इसे कितने समय सीमा के अंदर भरना अनिवार्य है? 6 माह के भीतर भरना अनिवार्य है, मैंने आपको बताया ही है, और तब तक कार्यभाग राष्ट्रपति साहब आपका काम करेगा। अगला सवाल है साहब आपका 22वां कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति को निर्विरोध चुना गया? तो अभी मैंने आपको बताया था, सारे राष्ट्रपतियों के बारे में आपको बताया है। तो नीलम संजीवन रेड्डी जो है वो साहब आपके निर्विरोध साहब आपके चुने गए। ठीक है। 23वां सवाल क्या है?
23वां सवाल, भारतीय संसद में क्या क्या सम्मिलित है? तो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। डी ऑप्शन इसका क्या है? बिल्कुल राइट है। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है साहब आपका कि किस राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात उत्तरांचल राज्य जो है वो साहब आपका अस्तित्व में आया था? ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। सवाल आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताइए कि जिस समय उत्तराखंड का गठन हुआ था तो कौन थे साहब उस समय पर राष्ट्रपति? तो आपको नाम ध्यान रखना है। नाम थे साहब आपके के.आर. नारायण। तो के.आर. नारायण के समय में जो था हमारे उत्तराखंड राज्य का क्या किया गया था साहब आपका? गठन किया गया था। ठीक है, आगे बढ़े। अगला सवाल 25वां सवाल क्या है? ये आज की क्लास का आखिरी सवाल है, तो इसको देख लेते हैं। सवाल है कि राज्यसभा के सभापति का चुनाव किस निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाएगा? तो राज्यसभा के जो सभापति इनका चुनाव कौन करते हैं बेटा? तो पहला है साहब आपका राज्यसभा के समस्त सदस्य। पहला ऑप्शन है साहब राज्यसभा के समस्त सदस्य। दूसरा है साहब आपका राज्यसभा के सदस्य। तीसरा होगा संसद के निर्वाचित सदस्य। चौथा होगा साहब आपका संसद के समस्त सदस्य। तो मैंने आपको बताया कि जो राज्यसभा का सभापति होता है वही वास्तव में कौन है साहब? हमारे देश का उपराष्ट्रपति भी होता है। तो इसके चुनाव में सभी सदस्य भाग लेते, तो समस्त सदस्य क्या होगा साहब? इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ये टॉपिक तो बहुत बड़ा है, मगर इस बड़े से टॉपिक में हमने थ्योरी बहुत अच्छे ढंग से पढ़ी है ताकि आपको कोई भी सवाल लगाने में दिक्कत ना हो। तो इससे रिलेटेड जो एक क्लास अभी और रखनी है हमें, एक क्लास कल की क्लास और रहेगी, क्योंकि अभी देखिए बेटा संसद बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके अंतर्गत अभी बहुत सारे मुद्दे जो हैं बचे हुए हैं कि भाई क्या संयुक्त बैठक होती है, क्या साहब आपका धन विधेयक है, तो बहुत सारे अभी प्रावधान बचे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि एक क्लास में तो कंप्लीट नहीं होगा, इसे कल की क्लास में और देखेंगे। तो कल की क्लास में हम आपसे मुलाकात करेंगे। मैंने आपको बताया क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो जरूर जल्दी से जल्दी इसको शेयर करें और हमारे जो कोर्स है उस कोर्स से जल्दी जुड़िए, कहीं लेट ना हो जाए, क्योंकि पेपर जो है वो होना निश्चित है। 27 जुलाई अगर तारीख फिक्स है तो फिक्स है, तो आप उसको जुड़िए। बाकी सारी क्लासें भी धीरे धीरे शुरू हो गई हैं। उत्तराखंड की क्लास लगातार मिल ही रही है आपको, और रीजनिंग की क्लास आज से आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। हिंदी की क्लास भी 1-2 दिन में मिलेगी। जीएस की क्लास में पढ़ा ही रहा हूँ, इसके बाद कंप्यूटर पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं, जल्दी से कोर्स को ज्वाइन करें। जय हिंद, जय भारत।